First of all, very good evening to all of you and most welcome to our Chandigarh Career Group YouTube channel. एंड आज हम स्पॉटिंग एरर्स नेक्स्ट जो न्यू हमारे सेंटेंसेस हैं उनको कवर करेंगे एंड साथ ही साथ हम स्पेलिंग एरर्स आज करेंगे. स्पेलिंग एरर्स करने के बाद हम करेंगे वोकैबुलरी जो कि हमारी यस्टरडे की वोकैबुलरी होगी, हम उसको डिस्कस करेंगे एंड होपफुली आज हम एक कॉम्प्रिहेंशन को भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद सेंटेंस नंबर 1, दैट इज just laws are no restraint upon the freedom of the good, for the good man desires nothing which is just law interfere with it. Here देखिए law not laws. So यहाँ पे just law it means singular. So singular के साथ क्या यूज होना था? सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम यूज करते हैं V1 प्लस S और ES. सो ये हमारा फुल रूल है हमारा सिंपल प्रेजेंट के अंदर फॉर सिंगुलर सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट. और अगर हम प्लूरल के लिए यूज करते, अगर यहीं पे लॉज वर्ड होता देन जो है यूज होता प्लूरल के साथ ओनली V1, दैट इज जो यहाँ पे यूज हो रखी है इंटरफियर. तो यहाँ पे यूज होगा इंटरफियरस क्योंकि यहाँ पे लॉ इज अ सिंगुलर. सो सिंगुलर के साथ V1 और प्लस S और ES यूज होएगा. So, चलिए सेंटेंस नंबर 2. सेंटेंस नंबर 2. The ground outside the village abounding with frogs and snakes, the enemies of mankind, is soft and marshy. So, यहाँ पे पूरा सेंटेंस परफेक्टली जो है सही है. So, यहाँ पे नो एरर, इट मीन्स ई ऑप्शन जो है हमारा आंसर होएगा. अगर नो एरर, अगर कोई भी एरर नहीं दिखता है तो हमें ई के ऊपर वहां पे मार्क करना है जहां पे नो एरर लिखा होगा. चलिए सेंटेंस नंबर 3. सेंटेंस नंबर 3. I missed the last train which I usually catch and have to stay at the station on my way back home yesterday. यहाँ पे देखिए I missed the train which I usually catch and have to stay. अब यहाँ पे देखिए पास्ट हो चुका है, उसकी मिस हो चुकी है, वो अपनी कहानी की तरह बता रहा है कि जो कि मैं यूजुअली कैच कर लेता हूँ, वो मेरी ट्रेन छूट गई थी. सो यहाँ पे उसने बोला कि मुझे स्टेशन पे स्टे करना पड़ा, तो पड़ा तो हैव यूज नहीं होएगा, यहाँ पे हैड यूज होएगा. सेंटेंस जो हमारा ऑलमोस्ट पास्ट में है तो हम हैड यूज करेंगे क्योंकि हैड का यूज मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में 2-3 बार बताया है. अगर नहीं समझ आया तो पहले पिछला लेक्चर देख लीजिए, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा यूज ऑफ हैड. चलिए सेंटेंस नंबर 4. I remember my childhood days when I used to go to the farm with my father and help him in his work. अब यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान से देखिए किस टाइम में है ये सेंटेंस. ये सेंटेंस पास्ट का है, वो पास्ट के बारे में बता रहा है, अपने चाइल्डहुड डेज के बारे में बता रहा है. तो उसी तरीके से आई यूज्ड वर्ड यूज होता है हैबिट के लिए जो कि हमारी हैबिचुअल जिस चीज के हैं, हैबिट पास्ट यूज्ड. सो टू गो टू द फार्म विद माई फादर, एंड यहाँ पे जो हमारी मेन वर्ब यूज हुई है तो ये हमारी पास्ट के अंदर यूज हो जानी थी जो कि यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर यूज हो रखी है. तो यहाँ पे यूज होनी थी हेल्प. सो डी के अंदर जो है माइनर सा एरर है हमारी मेन वर्ब के साथ, हेल्प की जगह पे हेल्प डालना था. मूविंग ऑन सेंटेंस नंबर 5. सेंटेंस नंबर 5. Nothing ever becomes real till it is experienced. Even a proverb is not proverb to you till your life has illustrated with it. अब यहाँ पे देखिए life has illustrated it आएगा, with क्यों आएगा? क्योंकि illustrated ये
खुद में ही कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, विद की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर विद लगाना होता तो सेंटेंस की सेंस अलग होनी थी। यहाँ पे कैसे बनाया, योर लाइफ हैज इलस्ट्रेटेड इट, तुम्हारी लाइफ ने इसकी एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल फिट की है तुम्हारी लाइफ ने। टिल योर लाइफ हैज इलस्ट्रेटेड इट, जब तक तुम्हारी लाइफ इलस्ट्रेटेड होती है, इस चीज के लिए इलस्ट्रेट की तरह ट्रीट होती है। चलिए सेंटेंस नंबर 6, इसके अंदर डी के अंदर एरर है। सेंटेंस नंबर 6, you may not know it, but this engine is claimed to have twice as powerful as the previous one. इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग करोगे, खुद से करोगे, और मुझे इसका आंसर करोगे क्लास के अंदर करना है, या फिर जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगी। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, computers are capable of doing extreme complicated work in all branches of learning. अब यहाँ पे complicated है, वर्ड complicated है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव, और ये क्या है हमारा, यहाँ पे फिर से एडजेक्टिव यूज हो गया, दो एडजेक्टिव यूज हो गए। तो जो एडजेक्टिव जो है किसके बारे में बता रहा है, ये एडवर्ब यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे दो एडजेक्टिव नहीं आएंगे, एडवर्ब बता रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स एडवर्ब ही बताएगा, क्योंकि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, मैंने हर लेक्चर में इसी के ऊपर जोर डाला है कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों की डेफिनेशन अपने माइंड में बिठा लो, तभी इसका डिफरेंस समझ आएगा एडवर्ब का एंड एडजेक्टिव का। अगर कहीं भी एरर एडवर्ब और एडजेक्टिव का होएगा, तब तक इसको तुम स्पॉट नहीं कर पाओगे जब तक इसका मीनिंग क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे बी के अंदर एरर है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड यूज होएगा, एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेटेड यूज नहीं होएगा। चलिए सेंटेंस नंबर 8, Sentence number 8. On account of the high land prices, we are set up the factory on the outskirts of the city. अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, on account of high land prices, we are set up, no, here auxiliary verb is used incorrectly. Incorrectly use हुआ है, यहाँ पे use क्या होगा, we have set up. We have set up the factory. We have set up the factory on the outskirts of the city. Now here C के अंदर error है, तो आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर 9। Sentence number 9. These goods have been damaged and hence should be declared unsuitable for sale. गुड्स का मीनिंग होता है थिंग्स, मूवेबल प्रॉपर्टीज। मूवेबल प्रॉपर्टी को हम गुड्स बोल देते हैं, जिसको हम कैरी कर सकते हैं, जिसको हम मूव कर सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं गुड्स। सो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर बाय द वे कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है, यहाँ पे ई जो है इसका करेक्ट आंसर है। सेंटेंस नंबर 10, Negotiations with the bank are at an advanced stage and we hope to sign the deal soon. ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए और इसका आंसर जो है बहुत इजीली मिल जाएगा, और बहुत ही छोटा सा और माइनर जो है मिस्टेक है इसके अंदर भी। Negotiations with the bank are at an advanced stage and we hope to साइन। अब टू है, टू के बाद यूज क्या करते हैं हम, बेस वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है टू के साथ। वी हैव टू डू, वी हैव टू कंप्लीट, हम ऐसे बोलते हैं वी हैव टू कंप्लीट, वी हैव टू कंप्लीटेड नहीं बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम ये बोलो वी होप टू कंप्लीट दिस, वी होप टू साइन, सो उसी तरीके से यहाँ पे जो है सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होएगी, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं जिसको, तो इसका ये आंसर आएगा वी होप टू साइन द डील सून।
सो डी के अंदर जो है एरर है, साइंड विल बी रिप्लेस्ड विद साइन। चलिए सेंटेंस नंबर 11। As per the agreement, scientists from both of the countries will work together to find the solution. ध्यान से देखिए, एज पर द एग्रीमेंट साइंटिस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ। अब यहाँ पे देखिए बोथ के साथ कभी ऑफ लगा, या तो फिर हम ऐसे बोलते हैं ना बोथ ऑफ यू ऐसे बोलते हैं, बोथ ऑफ दम इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं था। साइंटिस्ट फ्रॉम बोथ कंट्रीज, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बोथ ऑफ, यहाँ पे जो है सेंसलेस यूज हुआ है ऑफ। यहाँ पे दो कंट्रीज के बारे में सिंपल बात कर रहे हैं कि बोथ फ्रेंड्स, बोथ कंट्रीज, बोथ पर्सन्स, इस तरीके से बोथ मैन, बोथ विमेन। उसी तरीके से यहाँ पे कंट्रीज के लिए यूज हुआ है, साइंटिस्ट्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज। ऑफ जो है यहाँ पे रिमूव होएगा। बी हमारा राइट आंसर जो है सेंटेंस नंबर 11 के अंदर। होपफुली यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ आ रहा है। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 12 की तरफ। सेंटेंस नंबर 12, you have failed to produce no evidence to support the charge that he is responsible for the error. I repeat, you have failed to produce no evidence to support the charge that he is responsible for the error. Charge means दोष, एलिगेशंस। सो यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स जो है नेगेटिव यूज हुए हैं। फेल्ड इज ऑल्सो नेगेटिव एंड नो इज द एब्सोल्युटली नेगेटिव। सो दो वर्ड्स जो है यहाँ पे एक ही चीज के लिए नेगेटिव यूज नहीं होंगे, तो यहाँ पे नो जो है ये हट जाएगा। यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी आएगा यहाँ पे, एनी एविडेंस टू सपोर्ट द चार्ज दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर। सो यहाँ पे बी के अंदर जो है एरर है, बी हमारा जो है आंसर है। सो होपफुली यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए सेंटेंस नंबर 13। Sentence number 13. In the circumstance, the manager has no option except to resign. Except to resign. अब यहाँ पे देखिए यहीं पे कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम है, ऊपर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट के साथ कभी टू लगाया हुआ देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि ये कभी लगता ही नहीं है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। अगर टू लगाना है तो बट यूज होना था, फिर ऐसे यूज होता। फिर इन द सर्कमस्टांस द मैनेजर हैज नो ऑप्शन बट टू रिजाइन, या तो इस तरीके से आता बट टू रिजाइन, या फिर दूसरे तरीके से जो है ये बनना था एक्सेप्ट रिजाइनिंग, क्योंकि एक्सेप्ट जो है इसके साथ जेरेंड यूज होता है, इसके साथ बेस फॉर्म जो है यूज नहीं होती है एक्सेप्ट के साथ। सो बट के साथ अगर बी फॉर्म लगानी है, बेस फॉर्म लगानी है, तो उसके साथ टू यूज होएगा, बट टू रिजाइन यहाँ पे आ जाएगा, एक्सेप्ट जो है रिप्लेस हो जाएगा बट के साथ। सो डी जो है हमारा राइट आंसर है यहाँ पे। आगे सेंटेंस नंबर 14। It is now possible for customers to handle nearly all their transactions only. It is now possible for customers to handle nearly all their transactions online. Here there is no error. E जो है यहाँ का हमारा राइट आंसर है 14 के अंदर। सेंटेंस नंबर 15। Against his family's wishes, Rajesh plans to take up a job as a journalist. Here also no error. E जो है हमारा राइट आंसर है। सो होपफुली आज के सेंटेंसेस सबको क्लियर हैं। सारे जो भी हमने ग्रामर की हुई है उसी के अंदर से जो है ये सेंटेंसेस हमारे बन रहे हैं। सो अगर ग्रामर क्लियर है तभी स्पॉटिंग एरर करने का बेनिफिट होएगा, तभी इसका फायदा है। अदरवाइज पहले ग्रामर के लेक्चर्स लगाओ, देन स्पॉटिंग एरर्स करने की जो है रिक्वायरमेंट होगी। सो चलिए अब आज के हम करते हैं
spelling test. First word is brethren. Brethren, यहाँ पे देखिए किसके अंदर एरर है, कौन सा स्पेलिंग जो है करेक्ट है. दिस इज नॉट अ करेक्ट, दिस इज नॉट, दिस इज करेक्ट. ब्रेथरन, इसका मीनिंग होता है भाई लोग. मतलब जब हम ब्रदर की प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो हम ब्रेथरन बोलते हैं, भाई लोग बोल देते हैं जब हम प्लूरल में ब्रदर्स लिखते हैं. नेक्स्ट है सेकेंड वर्ड. सेकेंड वर्ड है एमिलियोरेट. एमिलियोरेट का मीनिंग होता है सुधार करना, रिफॉर्म करना, रिफॉर्मेशन करना किसी चीज के अंदर. सो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग जो है एमेलियोरेट, दैट इज हमारा जो है वो हमारा ऑप्शन जो है बी है. बी जो हमारे सही जो है स्पेलिंग है एमेलियोरेट की. थर्ड जो है एम्फीथिएटर. एम्फीथिएटर, सो एम्फीथिएटर का मीनिंग होता है अखाड़ा. अखाड़ा होता है इसका मीनिंग. सो अखाड़ा मतलब इकट्ठ, जहां पे लोग, बहुत लोग जो हैं देखने आते हैं, कोई प्रोग्राम देखने आते हैं, अखाड़ा. सो इसके जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो कौन से होने चाहिए? फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट. एक्चुअली एज इज करेक्ट. ए जो है हमारे करेक्ट स्पेलिंग है इसके एम्फीथिएटर, AMPHITHEATRE एम्फीथिएटर. नाउ मूविंग ऑन फोर्थ वर्ड. फोर्थ वर्ड है एसाइडियस. एसाइडियस जो है इसका मीनिंग होता है कि मेहनती, ऑनेस्ट कोई पर्सन, हार्ड वर्कर. सो यहाँ पे कौन से इसके करेक्ट स्पेलिंग होने चाहिए? कोई ना कोई तो होने चाहिए. ASS से जो है ये स्पेलिंग बनते हैं. तो इसके जो करेक्ट स्पेलिंग है ये हमारे हैं सी ऑप्शन. सी हमारे जो है करेक्ट आंसर है इसके अंदर. नेक्स्ट जो है फिफ्थ वर्ड है बैरोमीटर. बैरोमीटर का मीनिंग होता है जो कि वायुदाब मापने का यंत्र होता है, मीटर होता है, हवा को मापने वाला. सो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है कौन से होने चाहिए? BAROMETER और BEROMETRE और BEROMITER. ये तो हरगिज नहीं होएगा. और बैरोमीटर भी नहीं है, BA से स्टार्ट होता है, ये बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर नहीं होता है, बैरोमीटर. सो ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर है. वर्ड नंबर 6. 6 जो वर्ड है हमारा एलिजियंस का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है राज्य भक्ति, जो कि सिर्फ अपने राज्य के बारे में सोचता हो. सो इसके जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो डबल L से बनेंगे एंड IGIANCE एलिजियंस. सो ये है हमारे ए जो ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है. ALAII. जैसे मैंने कल एक वर्ड करवाया था क्लास के अंदर इलिटरेट, इलिटरेट. सो उसी तरीके से ये है एली, ALLI. सो इस तरीके से इसको याद कर लेना है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्जिमा. एक्जिमा जो होता है इसका मीनिंग होता है खारिश, किसी तरीके की ईचिंग होना. सो इसके करेक्ट स्पेलिंग जो है ECH से नहीं बनता है, ये K से नहीं बनता है, ये C के साथ जो है करेक्ट स्पेलिंग इसके बनते हैं, ECZEMA. सो ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट है एट्थ वर्ड. एट्थ वर्ड है हमारा डिस्टाइलेशन. इसका मीनिंग होता है आसवन, आसवन. सो इसके जो करेक्ट स्पेलिंग है DISTILL. डबल L से जो है ये बनता है डिस्टिलेशन. सो ये हमारा जो करेक्ट है ए जो है हमारा आंसर है इसका भी. नेक्स्ट जो है नाइन्थ वर्ड. नाइन्थ वर्ड जो है इसका है हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस का मीनिंग मैंने पहले भी ऑफलाइन क्लासेस में भी बताया था. हेट्रोजीनियस का मीनिंग होता है जो कि अलग टाइप का हो, बहुत ही डिफरेंट टाइप का हो, डिफरेंट जाति का हो, जाति, स्पीशीज, अलग जाति का होना, हेट्रोजेनस. तो इसके करेक्ट स्पेलिंग ये वाले हैं. हमारा बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, HERTROGENEOUS, हेट्रोजेनियस. टुडेज लास्ट वर्ड जो है हमारा
इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन। सो इमेंसिपेशन का मीनिंग होता है मुक्ति पा लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, इमेंसिपेशन। सो इसके करेक्ट स्पेलिंग हमारे होते हैं बी। इमेंसिपेशन है, इमेंसिपेशन नहीं होता है, इमेंसिपेशन। सो बी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। सो होपफुली आज के स्पेलिंग टेस्ट भी सबको क्लियर है। जिनको ये वर्ड्स नहीं भी पता थे उनको भी ये वर्ड्स जो है लर्न हो जाने चाहिए, सबको लर्न करने हैं ये। Now, moving on, today's vocabulary. Today's first word is gargantuan. Gargantuan, it means vishal, enormous, massive, huge, large. जिसके लिमिट ना हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो, विशाल एडजेक्टिव है। इसका ऑपोजिट होता है टाइनी, वेरी स्मॉल, लिटल। Example, tigers and lions have a gargantuan appetite. Next second word है complacent. Complacent is an adjective. इसका मीनिंग होता है जो पर्सन सेल्फ सेटिस्फाइड हो, सेल्फ अप्रूविंग हो। स्मग, स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ अप्रूविंग। एंटोनिम इसका आ जाएगा डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। You cannot afford to be complacent about security. You cannot afford to be complacent about security. So, moving on, third word. Sloppy. Sloppy is an adjective and it means लापरवाह, lazy, careless or carefree. Carefree, lazy. Slipshod, slapdash. So opposite is careful, careful. We gave away a goal through sloppy defending. Next word is flawed, is also an adjective. आज हमने जितने भी words किए हैं सारे adjectives हैं and इसका meaning होता है mistakes से भरा पड़ा, faulty, defective, unsound भी हम बोलते हैं, unsound, defective, faulty, and opposite is sound, sound, and pure, faultless. Example is, it was absolutely a fatally flawed strategy. Flawed strategy. So, आज के ये वर्ड्स थे हमारे। सो होपफुली सबको समझ आए होंगे, आज की वोकेबलरी भी एंड आज की हमारी स्पेलिंग टेस्ट भी एंड सेंटेंसेस भी। सो होपफुली ये लेक्चर सबके लिए बेनिफिशियल होएगा। जो भी मेरा लेक्चर नहीं लगाते हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं लगाते हैं इंस्टीट्यूट की, वो यहाँ से भी कवर कर सकते हैं अपने वर्ड्स को, वोकेबलरी को। सो चलिए, होपफुली सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी एनी टाइम। So thank you for watching this lecture and bye bye.